चलो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम सीधे सीधे शुरू करते हैं डायरेक्टली, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ इसमें है कि कवर सारा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। तो जो बेसिक चीज़ें मैं करा रही हूँ आई होप तुम लोगों को पता भी होगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कुछ कुछ जो तुम्हें आता होगा, तो कोशिश करना क्या आंसर करो सारी चीज़ों का। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो करना है, एक होता है हमारा रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें डिफरेंस पता है? ये सब हाँ, तो अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं तो कैसी होती है रिएक्शन? डेफिनेशन अगर बताना, डेफिनेशन भी नहीं, जो भी पता है वो बता दो इसके बारे में। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन पाए बट वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स ना फॉर्म हो। हाँ, तो यही है विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। Yes. जनरली हम यही बोलेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो अगर ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो वो ऐसी रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसे होगी, लेकिन बी से अगर ए बनना हो इसी में वापस से, तो ये नहीं बनेगा, सिर्फ एक रिएक्शन होगी। और उसे हम शो कैसे करेंगे? सिर्फ ऐसे एक सिंगल एरो से शो करने वाले इरिवर्सिबल को। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे HCl है और NaOH डाला इसमें, कैसी रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस सॉल्ट बना था। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस, है ना? Yes. तो NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो मैंने HCl प्लस NaOH मिलाया तो मुझे ये मिल गया, लेकिन मैं NaCl प्लस H2O मिलाऊंगी तो क्या मुझे NaH प्लस HCl मिलेगा? नहीं, NaCl तो हम घर में यूज करते हैं, उसमें हम वाटर में करते हैं, सॉल्युबल तो हो जाता है, लेकिन सॉल्युबल ही होता है, वो कुछ रिएक्शन नहीं देता उसके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ तो है, Yes. ये वाली रिएक्शन होगी, इसकी वापस रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं कंबशन रिएक्शंस करूँ, कंबशन रिएक्शंस भी क्या होती है हमारी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो CH4 है प्लस O2 है, CO2 प्लस H2O, तो ये भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर मैं CO2 प्लस H2O मिला के CH4 प्लस O2 बनाना चाहूँ तो ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होगी रिवर्सिबल की। फिर हम आते हैं इरिवर्सिबल की। अब रिवर्सिबल में बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन से प्रोसीड करते हैं, विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शंस। कौन कौन सी? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। Yes, sir. ठीक है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ए है और बी है तो वो ए से बी में भी जाएगा और बी से ए में भी बनेगा। तो इसका एरो क्या शो करते हैं? कुछ ऐसा। अच्छा, ये जो साइन है, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये चीज़ पता है ना? ये रिवर्सिबल का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक पर्टिकुलर स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सकती है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। लेकिन ये साइन किसका है? रिवर्सिबल का है, ना कि इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे लिख लो, इक्विलिब्रियम इज अ पर्टिकुलर स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक स्टेट आएगी जो हम अचीव कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की, हम बोलते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही आती है, लेकिन ये साइन हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ पर्टिकुलर स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? N2O4 है, ये 2NO2, ये रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड में भी जाएगी बैकवर्ड में भी जाएगी, तो ये हो गया हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, N2 प्लस 3H2 अमोनिया, ये भी क्या है? हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या हो? जैसे ऐसी रिएक्शन जिसमें ये गैसेस, ये वाला जो है ये भी गैसेस होता है, ये भी गैसेस होता है, इसमें ये तीनों के तीनों क्या है? गैशियस ही हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल होने के लिए कंडीशन होती है, जब भी हम गैशियस की बात करते हैं, गैशियस रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, क्या रिएक्शन किस में होनी चाहिए? क्लोज कंटेनर में। ठीक है, वरना हमारे जैसे N2 प्लस H2 से अमोनिया बना और अमोनिया बाहर चला गया रिएक्शन मिक्सचर से, तो वो वापस कन्वर्ट कैसे होगा N2 प्लस H2 में, जब वो रिएक्शन मिक्सचर में बचा ही नहीं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल होंगी। अगर हम ओपन कंटेनर में करने लगे रिएक्शन किसी तरीके से N2 प्लस H2 को डाल के, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया जो बनेगा वो हमारा निकल जाएगा गैस फॉर्म में। Yes, sir. ठीक है, तो ये हम बात करें इसकी।
तो reactants are never fully consumed. किस रिएक्शन में fully consumed नहीं होंगे reactants बताओ? In रिवर्सिबल, हाँ, रिवर्सिबल में कभी भी fully consumed मतलब खत्म नहीं होंगे reactants यस in a reversible reaction. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है. तो जैसे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ पे क्या है टाइम और यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लो, ठीक है. तो अगर इरिवर्सिबल की बात करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. विद टाइम क्या हो रही है, पहले कंसंट्रेशन इतनी थी, फाइनल Yes, कंसंट्रेशन कितनी हो गई, जीरो, 0 हो गई. तो यानी कि इरिवर्सिबल के केस में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें, यस ठीक है. रिवर्सिबल के केस में क्या दिखेगा, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन. अब मैं यहाँ पे दोनों के लिए दिखाऊंगी. जैसे अगर रिएक्टेंट की बात करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, और प्रोडक्ट की बात ये है रिएक्टेंट के लिए, पहले डिक्रीज हो रही है, एक टाइम के बाद आके कांस्टेंट हो गई, 0 नहीं पहुंची. सिमिलरली अब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा होगा. यस तो इसमें मैं प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ. तो प्रोडक्ट की भी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. क्योंकि उसके बाद ये वाली स्टेट के हम आगे क्या बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. आगे भी अभी देखेंगे. ये जो स्टेट जहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है जो कांस्टेंट होनी शुरू हो गई, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी शुरू हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट. यस ठीक है. और आगे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा जब तक हम पूरा अपना सिस्टम किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करें. वो आगे ली-चार्टियस प्रिंसिपल में करते हैं. लेकिन जब तक क्या है, पहले इनिशियली डिक्रीज होनी शुरू होगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट्स बनने शुरू होंगे. एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है. ठीक है. तो चलो ये ग्राफ्स हो गए. ठीक है, हमने ये चीज़ भी देख ली. अब हम थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लेते हैं. इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सही से. अभी देखो मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिखाया इक्विलिब्रियम का, कैसा था, ये था रिएक्टेंट का और ये था प्रोडक्ट का. अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, वो बताना, ठीक है. इसमें ये था और ये थी कंसंट्रेशन की एक्सेस, ठीक है. और जैसे यहाँ पे बोला, वेट थोड़ा मैं अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन हमें दिख रही है कि कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो गई है. तो ये मैंने अभी बताया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है. अगर मैं ये वाला ग्राफ दिखाऊं कुछ ऐसा, और ये, तो ये ग्राफ भी क्या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सही है, क्या ये रिएक्टेंट की आके भी यहीं पे आ गई कंसंट्रेशन, और फाइनली प्रोडक्ट की भी इधर ही आ गई है. यस मैम. तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है या नहीं है, मैम है. कुछ थोड़ा लाउडली बोलना, ठीक है, आगे से. तो ये Yes, है, ma'am. ठीक है. तो क्यों है, देखो ऐसे तो हमने नहीं बोला ना क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए. हमने ये कोई कंडीशन नहीं रखी. हमने क्या कंडीशन रखी है, जो वो हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये जो साइन होता है कंसंट्रेशन का होता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, यस ठीक है. कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. ये भी हो सकता है अब इस केस में R इज इक्वल टू पी हो और R नॉट इक्वल टू पी हो, दोनों केसेस चलेंगे. ठीक है. Okay. ये दोनों वैलिड है. ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे इक्वल नहीं हो सकता या फिर इक्वल ही होना चाहिए. दोनों है. यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है या नहीं है, नहीं इक्वल नहीं है. और यहाँ पे इक्वल है इक्विलिब्रियम इक्वल पे. ठीक है. तो ये है, लेकिन दोनों कांस्टेंट है. ऑल्दो इक्वल है लेकिन दोनों कांस्टेंट है. हमारा क्राइटेरिया क्या है, बस कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. तो दोनों क्या है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ है. ठीक है. एक और ग्राफ दिखाती हूँ. बट दोनों में डिफरेंस. ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे से करना सीखो. ग्राफ्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और बहुत इजी होते हैं. अगर एक बार ग्राफ समझ आ जाए तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मैम बट दोनों ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है मैम.
इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? यस मैम। इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, अलग हो रही है, और यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सेम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे डिफरेंट है। ऑल्दो दोनों की कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही ना विद टाइम। जैसे अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन देखूँ तो ये भी एक टाइम के बाद क्या हो रही है, कांस्टेंट आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये भी ऐसे कांस्टेंट आ रही है एक टाइम के बाद प्रोडक्ट की। तो दोनों की कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही विद टाइम, तो यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। यहाँ पे भी अगर देखूँ तो ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ आ रही है ये भी कांस्टेंट है, और प्रोडक्ट की आ रही है ये भी रिएक्टेंट के इक्वल भी आ रही है, इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो रही है क्योंकि दोनों लाइन मर्ज हो रही है, और क्या है, कांस्टेंट भी है। ठीक है, बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और कुछ है, प्रोडक्ट की इंक्रीज ही हो रही है, रिएक्टेंट की डिक्रीज ही हो रही है, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों रिवर्सिबल के लिए ही हैं, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाते हैं। मतलब ये ग्राफ भी सही है और ये ग्राफ भी सही है। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो बहुत सारे ऑप्शंस दिखे, बहुत सारे ग्राफ दिए, और तुमसे पूछे क्या कौन सा ग्राफ इसमें से सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, तो तब तुम्हें चूज करना हो तो तुम कैसे कैसे चूज कर सकते हो, एक तरीके से उसके ऑप्शन दिखा रही हूँ मैं। ओके मैम। ठीक है, तो अगर तुम मान लो बस ये वाला ग्राफ पढ़ के गए, ये वाला, और तुम्हारे सामने ये वाला ग्राफ आ जाए और तुम उसको बोलोगे कि नहीं ये तो रिवर्सिबल का नहीं है, ये भी रिवर्सिबल का ही है एक्चुअली में। ठीक है, ये है ये प्रोडक्ट का, क्योंकि इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, और ये रिएक्टेंट की, ये भी पहचान ना आना चाहिए अगर नहीं आता है तो। जो डिक्रीज हो रही है वो रिएक्टेंट की होगी, जो इंक्रीज हो रही है वो प्रोडक्ट की होगी विद टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन, ये वाला ग्राफ ठीक है, yes ma'am, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, constant कांस्टेंट है हो रही है एक not टाइम के equilibrium, बाद। ठीक है, ये yes भी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे, और ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दोनों क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, और यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, और इसमें रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर सारे के सारे कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, बस हमें ये चाहिए। ठीक है, तो yes ma'am, तो इसकी पहली कंडीशन यही है, मतलब ये किसके, इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लेना, कंसंट्रेशन, जो कि मैंने वैसे भी लिख दिया है, ऑफ reactants and product is constant at equilibrium. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, ए है गिवन बी, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्या रिएक्शन रुक जाएगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, यानी कि फर्दर चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि कोई ना रिएक्टेंट फर्दर बन रहा है, ना प्रोडक्ट फर्दर बन रहा है, ना प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट फर्दर बन रहा है। तो उसका मतलब क्या है, क्या हमारी रिएक्शन रुक गई है? no ma'am, नहीं रुकी, तो क्या होता है इसमें, forward reaction का rate equals to backward reaction का rate, रेट इक्वल हो जाता है। बस इसका मतलब है कि डायनेमिक है, रिएक्शंस अब भी हो रही हैं, इक्विलिब्रियम में भी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन बस रेट इक्वल होता है, इस वजह से उसको हम okay वो है क्या, वो रिएक्शन हो रही है, रेट इक्वल है, इस वजह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, okay थर्ड ma'am, पॉइंट देखते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय either reactant और प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे रिएक्शन है N2O4 गिविंग 2 ऑफ NO2। ठीक है, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ, मेरे लिए ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं रिएक्टेंट से ही शुरू करूँ हमेशा। मान लो मैंने कंटेनर में पहले क्या लिया, N2O4 ले लिया, तो इसमें खुद से अपने आप रिएक्शन होने लग जाएगी, N2O4 किस में चला जाएगा, बाद में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होने लग जाएगी इससे भी। और मान लो मैं कंटेनर में सिर्फ क्या लूँ, NO2 ले लूँ, तो तब भी ये रिएक्शन होगी ही, मतलब तब क्या होगा, NO2 से N2O4 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम हम कहीं से भी अटेन करवा सकते हैं, हम भले ही N2O4 से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम हियर और स्टार्ट फ्रॉम हेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो, हमारा इक्विलिब्रियम सेम ही आएगा। ठीक है, yes ma'am, फोर्थ देखते हैं, इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने,
इज डिटेक्टेड ईदर बाय, या तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, इस ईदर बाय मतलब कंसंट्रेशन चेंज से हमें पता चल सकता है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और कलर चेंज। जैसे कंसंट्रेशन इक्वल हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम गैशियस की बात करें, गैशियस रिएक्टेंट्स की बात करें, उसमें हम प्रेशर के टर्म्स में बात कर लेते हैं। और यहाँ फिर हम कलर चेंज की कैसे बात कर सकते हैं, जैसे अगर हम यही फिर से एग्जांपल सेम ले लें, N2O4 ले लें और इससे 2 NO2 बन रहा है, तो N2O4 ना होता है कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है। और NO2 का कलर पता है, ये ब्राउन गैस होती है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने स्टार्ट इससे किया, इससे स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे NO2 बढ़ता जाएगा, तो यानी कि जैसे जैसे ब्राउन कलर बढ़ता जाएगा मेरे रिएक्शन में, तो मैं लिख सकती हूँ इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड्स, ब्राउन कलर increases as reaction proceeds। इंटेंसिटी कांस्टेंट कब हो जाएगी ऑफ ब्राउन कलर, एट कब, हाँ एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फर्दर NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो हम ये कलर चेंज देख के भी है काफ़ी बार लगा सकते हैं पता कि इक्विलिब्रियम कब आया है, लेकिन हम हर बार नहीं पता लगा सकते, हर केस में उसके लिए कलर बहुत डिस्टिंक्ट हमें दिखना चाहिए। बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यस हम तो फिर जो ये सेकंड पॉइंट लिखा आपने, इसमें डायनेमिक टर्म से मीनिंग क्या है कि रेट डायनेमिक, ऑफ, देखो एक ना एक वर्ड होता है स्टैटिक, स्टैटिक का उल्टा होता है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब क्या, हर चीज़ रुकी हुई है, यानी कि अगर मैं स्टैटिक बोलती तो यानी कि उस इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन हो ही नहीं रही है। डायनेमिक का मतलब है कि रिएक्शन चल रही है इक्विलिब्रियम पे भी, लेकिन बस मतलब चलने का मतलब है कि डायनेमिक है, क्या रिएक्शन चल रही है, और ओके इक्विलिब्रियम का वो क्या है, बस वो सेम रेट पे चल रही है, ठीक है, ये है, अच्छा ठीक है। यस चलो फिफ्थ है इक्विलिब्रियम पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं RF की बात करूं, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। ये उसमें पढ़ा होगा, मतलब काइनेटिक्स में भी पढ़ा है और लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे हमने कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाया था ना, ऐसे हम रेट और टाइम का भी ग्राफ बना सकते हैं। ये है टाइम और यहाँ पे मैंने ले लिया रेट, ठीक है। तो एक ग्राफ ये है, ये मान लो रेट ऑफ किसकी है, रेट ऑफ RF के लिए है, ये RF के लिए बनाया मैंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये बनाया है, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, एक ये ग्राफ बनाया है, एक और ग्राफ बनाती हूँ, चलो R T ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड और ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ और इसको थर्ड बोलूँ, तो बताओ इन तीनों में से ग्राफ कौन सा सही है, एक हो सकता है, एक सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, तीन सही हो, तीनों ही बताओ। करेक्ट है तीनों ही करेक्ट है, यस सर ओके। खुशबू तुम क्या बोलना चाहोगे। मैम फर्स्ट। हाँ सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, ये सेकंड और थर्ड करेक्ट नहीं है। देखो पहले वो वाले करेक्ट क्यों थे, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। कंसंट्रेशन में हमने क्या बोला था, कोई ये रूल नहीं है क्या, ये जो है
ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, इसका तो कोई रूल ही नहीं था। रूल बस ये वाला फॉलो होना चाहिए था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। यस रेट के केस में क्या है, रेट इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम। वो किस ग्राफ में है, सिर्फ फर्स्ट में। यस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका, और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड किस में आ रहा है, इक्विलिब्रियम से फर्स्ट में। यस इसमें आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी, यहाँ पे आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी, ठीक है। Yes. ओनली इसमें आर एफ इज इक्वल टू आर बी एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इस Yes. वजह से सिर्फ ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। आगे बढ़ूं? Yes. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। दो तरीके की इक्विलिब्रियम देखेंगे। फिजिकल तो बहुत इजी लगेगा, मेन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पे ही सारी कहानी हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार फिजिकल फिर भी हम देख लेते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ठीक है। तो पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिजिकल EQ से बस मैं लिख देती हूँ, इसमें लिखो इफ देयर इज चेंज इन फेज और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, मतलब इक्विलिब्रियम अब ये है इफ देयर इज चेंज इन फेज और एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो जब ये कहीं चेंज हो रहा होगा इसके इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि सिंपल H2 का ही ले लो, सिंपलेस्ट एग्जांपल, H2 लिक्विड और H2 गैसियस या वेपर, ठीक है। तो ये है, इसमें से फेस कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही, बस फेस चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है बस। तो जब लिक्विड और गैस के बीच में कोई इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक हम इक्विलिब्रियम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो ये H2 सॉलिड का आइस है, सॉलिड और वाटर, ठीक है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी हमें दिखता है कि H2 सॉलिड और लिक्विड के बीच में, यानी कि आइस और वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा वो भी कैसा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एलोट्रॉपिक क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले बताओ। मैम कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं लाइक डायमंड। बस कार्बन के लिए, जैसे कार्बन के हैं एलोट्रॉप्स, कार्बन के क्या क्या एलोट्रॉप्स में मिलते हैं, कार्बन का होता है ग्रेफाइट होता है, यस मैम, ग्रेफाइट, डायमंड। और कोई नाम फ्यूलिन क्या, फ्यूलिन जो होता है। हाँ फुलरीन्स, बकमिंस्टर फुलरीन्स जो होते हैं, ठीक है। ये सब है, तो ये सब ग्रेफाइट के हैं, सॉरी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो एलोट्रॉप का क्या बेसिक चीज़ क्या होती है कि उसमें एलिमेंट सिर्फ कार्बन होना चाहिए। तो ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बना होगा, डायमंड भी सिर्फ कार्बन से बना होगा, फुलरीन्स भी बस कार्बन से बना होगा, बस कार्बन की अरेंजमेंट सब में क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ एलोट्रॉप्स की, तो ये क्या क्या होंगे ऑक्सीजन के, पता है एलोट्रॉप्स। देखो ऑक्सीजन नेचर में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेसिकली वही बता। मैम ओजोन। हाँ ओजोन, और एक और भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन। यस O2, मतलब O2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। तो क्या है, ये भी सिर्फ O से बना हुआ है, ये भी सिर्फ O से बना हुआ है, बस दोनों में अरेंजमेंट डिफरेंट है, और ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है एलोट्रॉप्स की कि बस एक उसी एलिमेंट से बना होना चाहिए। क्या इसमें भी बस ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स में भी सिर्फ कार्बन ही होगा और कोई एटम नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन ही है ऑक्सीजन में, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ों के एलोट्रॉप्स होते हैं, फॉस्फोरस के होते हैं, सल्फर के होते हैं, पर हम बस फिलहाल अभी इसी की बात करते हैं। तो अगर देखो, अगर मैं सी ग्रेफाइट और सी डायमंड के बीच का बताऊं, अगर इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो भी क्या होगा, मेरा फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही आएगा, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बात थी फिजिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो जैसे फेस चेंज हो रहा है या बस एलोट्रॉप्स के फॉर्म के बीच में, अब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड and existing bonds are broken.
एग्जाम्पल्स हम देख ही चुके हैं इनके, N2+3H2 + 2 अमोनिया। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट, सॉरी CH एग्जाम्पल CH3 COO C2H5। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? बताओ भाई, फंक्शनल ग्रुप तो बता ही सकते हो। कार्बोक्सिलिक। कौन सा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो, ये है COH। ये है जैसे अल्कोहल। ये कौन सा है? Which one? ये वाला। मैम एस्टर। यस, दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक में COOH होता है, एस्टर में सिर्फ ये होगा, यहाँ पे R ग्रुप होगा और यहाँ पे भी R ग्रुप होगा, तो ये है एस्टर। ठीक है, ये डिफरेंस कार्बोक्सिलिक और एस्टर में याद रखो, और ये है अल्कोहल। यस सर। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही हम एक चीज देख लेते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? क्या जो रिएक्शन हो रही है हमारी, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट क्या हो, सबकी स्टेट सेम हो। इफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम स्टेट। अभी जो हमने एग्जाम्पल बताओ, अभी हमने पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए सेम स्टेट के, याद हो जाने चाहिए थे अब तक। अभी देखा है पीछे जस्ट। मैम ऑक्सीजन और ओजोन। वो तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात हो गई, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताओ जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम केमिकल के अंदर ही पढ़ रहे हैं। एस्टेरिफिकेशन। क्या? एस्टेरिफिकेशन। हाँ, एस्टेरिफिकेशन देखो, हाँ एस्टेरिफिकेशन करी थी, और सिंपलेस्ट भी अगर देखना हो तो ये भी देख लो, अमोनिया। हेबर्स प्रोसेस। क्या? मैम हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस नहीं, उसमें हम कैटलिस्ट भी डालते हैं जो कि सॉलिड होता है। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारी क्या है, गैशियस हैं। मैं भी की क्लास में से ही पूछ रही थी बेसिकली, क्या पीछे जो भी एग्जांपल्स देखे उसमें से बता दो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किस में है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में क्या हो, स्टेट सेम हो सबकी। कोई भी एक रिएक्टेंट अगर अलग स्टेट में चला गया तो वो हेट्रोजीनियस में हो जाएगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो Yes. इसमें सारे किस में, गैशियस में, तो ये होमोजीनियस की बात हो गई। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, if two or more phases are present, two or more phases are present, ठीक है, हाँ, C+O2 will form CO2। इसमें जो कार्बन है सॉलिड स्टेट में होगा, ये गैशियस स्टेट में होगा, और ये भी गैशियस स्टेट में होगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये सॉलिड, ये गैशियस, तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर मैं H+ की बात करूं, इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं बात करूं, और इससे क्या बनेगा, क्या खुशबू लेफ्ट हो गई है, Yes, sir. हाफ H2, तो ये एक्वस फॉर्म में होगा। आयंस किस फॉर्म में होता है, हमेशा एक्वस में होता है, और ये Yes, sir. गैशियस फॉर्म में होगा, तो ये क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। चलो, अब हम जरा नेक्स्ट पे आते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये है थ्योरेटिकल लॉ। अच्छा, एक तुमने अब केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ ही चुके हो, तो उसमें एक रेट लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है रेट लॉ? याद है थोड़ा बहुत, जब भी पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, रेट लॉ नाम का कुछ नहीं याद? कोई बात नहीं, चलो, वो एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है बेसिकली, वो भी रेट के बारे में ही है, ये भी रेट के बारे में ही है, लेकिन ये क्या है, थ्योरेटिकल लॉ है।
तो हम पहले ये लिख लेते हैं, दिस इज अ थ्योरेटिकल लॉ। क्या थ्योरी में हम इसको यूज करेंगे, एक एज अ थ्योरेटिकल लॉ। ये कहता क्या है, उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to product of active mass of reactants where stoichiometric coefficients are raised to power। ठीक है, अभी इसे हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो तब पढ़ना, तब ज़्यादा समझ आएगा इसको। अभी देखो इसमें जो एक्टिव मास एक वर्ड आ रहा है, ये क्या है, कंसंट्रेशन के लिए बेसिकली यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतना याद रखो कि कंसंट्रेशन के लिए यूज किया है। और ये सब कुछ है, जब भी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, तो ये हम बस गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई भी प्योर लिक्विड या प्योर की, हम प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड की बात करेंगे, प्योर लिक्विड और सॉलिड, तो उस केस में जो एक्टिविटी हो जाएगी ना, या कंसंट्रेशन मान लो प्योर लिक्विड एंड सॉलिड की जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है। प्योर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कुछ हो तो उसे 1 करेंगे। एक्वस फॉर्म को 1 नहीं करना है, प्योर लिक्विड फॉर्म को। एक्वस और लिक्विड में डिफरेंस पता है? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, aqueous is dissolved in water. Liquid is fluid. लिक्विड इज क्या? मैम लिक्विड लाइक H2 हो जाएगा और NaOH हुआ तो aqueous। लिक्विड मतलब कुछ भी प्योर ले लो लिक्विड फॉर्म में, जैसे H2O है, Yes, H2O ma'am. एक प्योर लिक्विड है, उसको हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। H2O को एक्वस नहीं बोला गया होगा कहीं पे, H2O को लिक्विड बोला गया होगा। किसी भी चीज़ की हम प्योर फॉर्म ले तो वो क्या है, लिक्विड है। एक्वस मतलब जब भी हम कोई सोल्यूशंस बनाते हैं, हम सोल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, तो हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में। तो जैसे हमने मतलब कैसे करोगे, जैसे हाँ, जिंक सल्फेट का अगर सोल्यूशन बनाया है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने वाटर में मिला के बनाया है, तो उसमें क्या होंगे, Zn2+ आयंस होंगे, SO4 2- आयंस होंगे, ये होंगे, तो इनकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। तो ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म होगी अब, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है। ये एक्वस Zn2+ एक्वस होगा, SO4 2- एक्वस होगा। ठीक है, अब इनको हम एक्वस बात करेंगे क्योंकि वाटर में मिला के हमने ZnSO4 का क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अगर हम सिर्फ H2O की बात करेंगे तो वो क्या है, वो प्योर लिक्विड है, वो एक्वस नहीं है, वो लिक्विड है। ठीक है, तो जब भी हम प्योर लिक्विड या सॉलिड अगर कहीं दिख रहा होगा हमें अपनी रिएक्शन के अंदर, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, 1 ही होने वाली है। ठीक है, बस हम गैसेस के फॉर्म में देखेंगे और एक्वस के लिए लिखेंगे ये चीज़। गैसेस के लिए प्रेशर भी यूज होगा काफ़ी बार, जब हम प्रेशर वाली चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो गैसेस और एक्वस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ हैं। प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए क्या होगा, 1 ही होगा एक्टिव मास की वैल्यू। ठीक है, तो अब जरा इसको हम एक चीज़ लिखते हैं। ये समझ आ रहा है मुकुल जो बताया अभी? यस सर। कहीं भी कुछ ना आए तो रोक लेना, ठीक है, दोनों ही। A इज गिविंग B, तो ये मान लो 2A इज गिविंग 2B है। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों को मतलब दोनों सेम फेज में एक्वस हैं, गैशियस हैं, जो भी है, पर प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड नहीं है। ये एक सेकेंड, मैं पीछे ही करती हूँ ये चीज़। ओके, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। एक बार जा रहा है 2A से 2B में, और सिमिलरली 2B से 2A में वापस है, जो हमारी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे रेट लिखना हो, मैंने जैसे RF से बोला है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के रिएक्टेंट तो यही है, और रेज टू पावर 2। अगर हम अपनी डेफिनेशन देखें, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट है ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लिया है, तो मुझे यहाँ पे किसी और रिएक्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई एक और रिएक्टेंट होता तो एक के साथ वो भी आ रखा होता मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है।
Yes, to the ma'am. product of active masses of reactants where stoichiometric coefficients क्या है, 2a 2b था, तो ये जो 2 है ये क्या है, Yes, ma'am. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स SC, ठीक है, इससे डिनोट कर देंगे हम इसे काफी बार, आर रेज टू पावर, तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है पावर में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए। रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए लिखो सिमिलरली मैं, तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है B, तो B का स्क्वायर, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट इक्वल हो जाते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट इक्वल हो जाएंगे, तो आर एफ इज इक्वल टू, मैं आर भी लिख सकती हूँ, तो एक सेकेंड, मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो ये कांस्टेंट आता है, Yes, ma'am. तो ये के एफ, यहाँ का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगी तो ये के बी बैकवर्ड के लिए, एफ फॉरवर्ड के लिए, बी बैकवर्ड के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसको हम यहाँ पे आर एफ की जगह पुट करेंगे, तो के एफ ए स्क्वायर के बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है, के सी, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम Ma'am, कांस्टेंट, equilibrium constant. ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इतना हो गया है, तो चलो 2a है और 2b है, ठीक है, दोनों गैशियस हैं। अगर मैं इनका k लिखना चाहूँ जनरल k, तो एक्टिविटी ऑफ b, मतलब मैं एक्टिविटी कंसंट्रेशन ही है, एक्टिविटी ऑफ b का स्क्वायर अपॉन एक्टिविटी ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। a इज एक्टिविटी, एक्टिविटी कहीं देखे तो कंफ्यूजन मत हो ना, एक्टिविटी हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं बेसिकली। kc की बात करूंगी मैं, कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इस वाली रिएक्शन के लिए। इसमें प्रोडक्ट हमें b दिख रहा है, ये a दिख रहा है, और हमने अभी यहाँ से जब पूरा डिराइव करके कैलकुलेट किया तो भी ये kc की वैल्यू यही आई, तो हमें यही हर जगह के लिए फॉलो करना है। kp की वैल्यू लिखूंगी तो प्रेशर ऑफ b, पार्शियल प्रेशर ऑफ b अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ a, ये चीज ठीक है। Kp इज फॉर प्रेशर, Kc इज फॉर कंसंट्रेशन। Yes, तो ma'am. प्रेशर, जब हमें प्रेशर गिवन होगा काफी बार क्वेश्चन में, जैसे गैसेस है तो उसका प्रेशर भी गिवन हो सकता है, ठीक है। Kx, तो x ऑफ b का स्क्वायर और x ऑफ a का स्क्वायर, x क्या है, ये साई b, जो भी s है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम इसमें कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम तीनों बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब एक थोड़ी बड़ी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम जनरलाइज चीज़ें बनाते हैं, ए ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी, ठीक है, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। एक हम नई वैल्यू डिफाइन करेंगे, डेल्टा एन जी, पता ही एन जी क्या होता है, Yes, ma'am. Difference. डिफरेंस किसका, किसका डिफरेंस, बोलो खुशो, Ma'am, stoichiometric coefficient. किसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, देखो सिर्फ गैशियस के लेने हैं हमें। Ma'am, अब product minus reactant. हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, उसमें भी गैशियस वाले सिर्फ, तो सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को बस मैंने SC से डिनोट कर दिया, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहूँ डेल एन जी, तो क्या होगा बताओ, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Ma'am, small d plus b minus b plus a. माइनस ए प्लस बी, हाँ ठीक बोल रहे हैं कुशु, तो ये डेल एन जी इस रिएक्शन के लिए होगा, देखो सारे गैशियस ही हैं, सब गैशियस हैं, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स
तो गैशियस प्रोडक्ट सारे C गैशियस प्रोडक्ट है और D गैशियस प्रोडक्ट्स है, और इन दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का हमें सम लेना है। तो C एंड D, तो इसलिए D प्लस C माइनस, और ये फिर ऐसे सिमिलरली रिएक्टेंट्स के लिए A प्लस B। ओके, हो गया क्लियर? अब मैं Kc लिखती हूँ उसके लिए, ठीक है। Kc इसके लिए कैसे लिखूंगी? C रेज़ टू पावर C, D रेज़ टू पावर D, A रेज़ टू पावर A एंड B रेज़ टू पावर B। ये चीज क्लियर है? ठीक है। रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी थी हमें और प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करनी थी, मतलब ये प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे, जनरली जो हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट पता नहीं। अब देखो Kc में किसकी वैल्यूज है? बस कंसंट्रेशन की वैल्यूज है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है। इन दोनों की पावर क्या होगी? जब भी दोनों कंसंट्रेशन है तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? मोल पर लीटर हो गई। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये C प्लस डी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं एक जनरल चीजें लेके बता देती हूँ, x y, x रेज़ टू पावर a, y रेज़ टू पावर b, वेट नहीं, ये नहीं, x ही x रेज़ टू पावर a, और नीचे भी क्या है? x रेज़ टू पावर u एंड x रेज़ टू पावर w। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x रेज़ टू पावर a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे दोनों x मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? x रेज़ टू पावर u प्लस v। इतना ठीक है मुकुल? अब ये दोनों क्या है? ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या है? सेम है। जब बेस डिवीजन में होता है तब पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए x क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस u प्लस वी। ठीक है। तो अब मैं इसके मोल पर लीटर के लिए पावर लिखना चाहूँ तो क्या होगी बताओ? ए बी सी डी के टर्म्स में C plus D हाँ, C प्लस डी minus A plus B। हाँ, गुड। अब ये क्या है एक्चुअली में? C प्लस डी माइनस A प्लस बी है क्या? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स तो है। अभी हमने वैल्यू देखी ना, C प्लस डी प्लस माइनस A प्लस बी इज डेल एन जी। तो इसको हम डेल्टा एन जी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये डेल्टा एन जी का क्या फुल फॉर्म क्या है? डेल्टा एन जी का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये डेल एन, तो एन क्या है? एन मान लो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब नॉर्मल नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कह लो, लेकिन मोल्स हमेशा क्वेश्चन में बाद में गिवन होंगे। ये एन जो है ये बेसिकली क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के लिए यूज किया है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा पता है? चेंज होता है। तो चेंज इन, ये जो एन की वैल्यू है, चेंज इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैसियस हो। तो बस ये है। तो बेसिकली वो जो हमने निकाला है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मैं केपी के लिए लिखना चाहूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की, एक सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है। अब प्रेशर की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। मान लो, वैसे तो काफी बार वगैरह भी होती है, लेकिन हम जनरली एटमॉस्फेयर ही यूज करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर है, इसकी भी पावर क्या होगी? डेल्टा एन जी होगी, सेम, क्योंकि पावर तो सब कुछ सेम है, क्योंकि सब सारे के सारे प्रेशर ही हैं। तो एटमॉस्फेयर उसकी जगह, और सबका क्योंकि बेस सेम है तो पावर एट लास्ट हमारी डेल्टा एन जी के इक्वल आएगी, जैसे यहाँ पे आई थी। ठीक है। अब हम आएंगे के एक्स पे। तो एक्स सी की पावर सी, बेसिकली एक्स सी मोल फ्रैक्शन वाला है, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एंड एक्स बी की पावर बी। एक सेकेंड, मैंने ना, देखो यहाँ पे जो भी स्मॉल डी है ये अंदर कैपिटल डी होंगे सारे। ठीक है, ये चीज याद रखना। पावर ओनली स्मॉल होगी क्योंकि पावर ही है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। एक्स सी, एक्स डी, एक्स ए की पावर ए, एंड एक्स बी की पावर बी। इसकी क्या यूनिट होगी? यूनिट नहीं होगा इसका। हाँ, ये यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस है ये? क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ। हाँ, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मोल्स है, तो हमारी क्या होती है? वैल्यूज कट जाती हैं। ठीक है।
यहाँ पे भी अगर डेल एन जी हमारा क्या आएगा, मतलब इक्वल आएगा ऊपर और नीचे का, तो हमारी ये वाली भी एक तरीके से देखोगे यूनिटलेस ही हो जाएगी। क्या डेल एन जी मान लो 0 हो गया तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 1। हाँ 1 आएगी, तो यानी कि कोई यूनिट ही नहीं है। ठीक है, Yes. तो डेल एन जी 0 हो जाएगा, तो ये वाली भी हमारी के सी भी और के पी भी क्या यूनिटलेस ही आएंगी। Yes. इफ डेल एन जी इक्वल टू 0 देन के सी एंड के पी विल बी यूनिटलेस। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैम हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलो। मैम जैसे आपने बताया कि हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड तो हम कंसिडर करते नहीं हैं, हाँ तो मैम जैसे अगर गैसेस हैं तो हमने डेल एन जी निकाल लिया, बट मैम इन केस अगर क्वेश्चन में गैस भी है रिएक्शन में एंड एक्वस भी है, तो एक्वस भी हुआ तो भी मैम डेल एन जी जैसे निकाल रहे थे गैसेस की फॉर्म में वैसे ही निकालेंगे? हाँ गैशियस ही लेने हैं उसमें, उसमें कोई तुम्हें एक्सेप्शंस नहीं करनी कभी भी, वो गैशियस के लिए ही है। एक्वस भी देखे तो एक्वस का भी नहीं लेना वो कभी। ठीक है, ओके मैम। गैशियस के लिए ही है वो। तो N2 plus 3H2 will give 2 ammonia. गैशियस गैशियस गैशियस। ठीक है, तो इसका डेल एनजी क्या होगा बताओ, वैल्यू बताओ जल्दी से, डेल एनजी की क्या होगी इसमें? मैम 0। 0 कैसे आ रही है? प्रोडक्ट में कितने हैं गैशियस? मैम 2। रिएक्टेंट में कितने हैं? यहीं पे कर लेती हूँ। 2 plus 3 4। हाँ 1 + 3 4, तो 2 - 4 क्या आ रही है वैल्यू? -2। यस -2। यही तो सीखा था, इतनी सी कैलकुलेशन में क्या डाउट आ रहा था मैम। बोलो। यस मैम गॉट इट। केसी, अब मैं केसी की वैल्यू, अब हाँ अब मुझे केसी की वैल्यू बताओ। देखो केसी तो ऐसे लिख लोगे, अमोनिया का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, और नहीं N2 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, H2 का क्यूब। ठीक है, अब मोल पर लीटर इसकी यूनिट है, यूनिट पे क्या होगा, यूनिट की जो पावर होगी वो क्या होगी बताओ? -2। -2 होगी। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की यूनिट -2। Yes. ठीक है, और kx हम एज इट इज लिख लेंगे वो उसी की तरह, और वो kx क्या होगा हमारा यूनिटलेस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, तो देखो हमारे पास है XA गैशियस, YB गैशियस। X एंड Y क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए Kc लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूंगी? B की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर Y बाय A की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर X, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। Kp कैसे लिखूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर Y एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर X। ठीक है, अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन पढ़िए क्या होती है? PV equals to nRT। हाँ, PV इज इक्वल टू nRT, ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? P इज इक्वल टू N/VRT। अब N/V क्या है? मैम मोल्स, N/V मोलारिटी। हाँ मोलैरिटी है, मोलारिटी। तो सिर्फ N है। V इज वॉल्यूम, मोलैरिटी की Yes. मोलैरिटी जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा ये है, तो ये हमारी कंसंट्रेशन है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ P इज इक्वल टू CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मैं बस रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं मोलैरिटी कुछ नहीं ला रही यहाँ पे। ठीक है, P इज इक्वल टू CRT। Yes. तो अब मेरे पास प्रेशर और किसका रिलेशन आ गया है?
कंसंट्रेशन का। तो मुझे केपी और केसी की, अब मेरे पास केपी की वैल्यू ये है, तो मैं इस प्रेशर की जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब प्रेशर को रिप्लेस कर देती हूँ सीआरटी से। तो मैंने केपी लिखा था, क्या लिखा था, पीबी की पावर क्या था, y, और पार्शियल प्रेशर ऑफ x, पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज़ टू पावर x। अब मैं पीबी की जगह क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ b RT, और पार्शियल प्रेशर ऑफ a की जगह क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ a RT। ये लिख सकती हूँ मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यस मैम। मुकुल कोई डाउट है इस चीज में? लिख सकती हूँ ना, ये है मेरा प्रेशर और कंसंट्रेशन में, और मैं सी की जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब अगर मैं बी के लिए लिख रही हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दूंगी, और अगर मैं ए के लिए लिख रही हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दूंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में लिखते हैं। तो बी की अब वाई तो है इसमें ओवरऑल, पी बी रेज़ टू पावर वाई इज ओवरऑल वाई, पी ए रेज़ टू पावर एक्स इज ओवरऑल इस पे एक्स। तो ये b की पावर y अलग से लिख देती हूँ, RT की पावर y अलग से लिख देती हूँ। लिख सकती हूँ ना ऐसे, a की पावर x एंड RT की पावर x। ठीक है, अब मैं क्या लिख लेती हूँ, b की पावर y, a की पावर x, और RT है इस y माइनस एक्स। y माइनस एक्स क्या है हमारा, डेल एन जी। क्या है, डेल एन जी। हाँ, डेल एन जी। ठीक है, और ये क्या है, b की पावर x और a की पावर x कंसंट्रेशन में, बताओ। केसी। हाँ, ये केसी है, तो केपी और केपी में आ गया रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी। नहीं है कोई डाउट इसमें, आ गया ना? देखो फिजिकल में ना ये मत सोचो कि डेरिवेशन है हम नहीं याद रखेंगे, फिजिकल के न्यूमेरिकल्स वगैरह तभी होंगे जब तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ याद रहेगा कि ये प्रेशर को कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, कंसंट्रेशन को कब n/v में हमें लेना है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब आना चाहिए। ये सब जब प्रैक्टिस में होगा, लर्न होगा, तभी तुम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें से फॉर्मुलेस वगैरह याद मत, मतलब स्पेशली ऐसे चैप्टर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप में तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से समझ आनी चाहिए चीज़ें, और लिखनी भी, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, तभी ये समझ आएगा और क्लियर होते जाएंगे खुद से कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो रिलेशन इन केपी एंड केसी आ गया। अब हमें देखने हैं केसेस इसके अंदर, लेट्स सी। अच्छा देखो, हाँ इसमें जो आर की वैल्यू है, आर जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। हमने ये वाली वैल्यू की ली क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, और हमें जनरली जो प्रेशर दिया होता है एटमॉस्फेयर में ही दिया होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में। तो ये क्या है, इस वजह से हमने ये वाली 0.0821 की वैल्यू ली। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 1/12 के। ठीक है, ये वैल्यू जो है 0.0821 अप्रॉक्सीमेटली 1/12 के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पहली बार मतलब जब क्वेश्चंस करोगे तो हेल्प करेगा। तो मैं केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या है, अब देखो आर तो हमारा 1/12 फिक्स है, इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें टी, अगर अब टी के दो केसेस हम बना सकते हैं, कैसे, मान लो अगर टी है मेरा ग्रेटर देन 12 केल्विन, 12 केल्विन मतलब टी इज ग्रेटर देन -261 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी अगर ग्रेटर देन 12 केल्विन है और टी मतलब या फिर 12 केल्विन इसके इक्वल होता है, -261 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, तो इस केस में आर टी क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन 1 होगा या ग्रेटर देन 2 हो, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये बताओ। आर टी क्या, मोर देन 1? हाँ मोर देन 1 होगा। देखो आर की वैल्यू तो 1/12 हो गई, और टी क्या है, ग्रेटर देन 12 हो गया, यानी कि 12 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, मान लो 13 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही तो आएगी। ठीक है, तो इस वजह से अब मेरा आर टी क्या आ रहा है, जनरली यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब मैं आर टी ग्रेटर देन 1 के लिए अपने केसेस लिखती हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो अब मैं लिखती हूँ, अगर डेल एन जी मेरा 0 होगा और आर टी ग्रेटर देन 1 है और डेल एन जी 0 है, तो के पी और के सी में क्या रिलेशन होने वाला है, ये बताओ। Kp is equal to Kc. हाँ, क्योंकि एन जी तो 0 हो गया ना, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज वैसे भी 1, तो के पी इज इक्वल टू के सी आ जाएगा। कुछ ठीक है यस जी? मैम। यस मैम। तो अगर मैं बोलूँ डेल एन जी ग्रेटर देन 0 होगा,
तो बताओ केपी केसी में क्या रिलेशन होगा? मैम केपी बड़ा होगा मैम, केपी बड़ा होगा केपी केसी से, ग्रेटर देन, क्योंकि डेल एन जी भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ी कोई पावर होगी। मान लो 1 है कि एन जी या 2 है, कुछ भी है, 0 से 1 0 से बड़ा है। और केपी, और अगर मैं बात करूं ये आर टी वैसे भी 1 से बड़ा है, तो एनीथिंग अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो केपी मेरा बड़ा ही आएगा केसी से। ठीक है, यस मैम, यस मैम। थर्ड देखूं डेल एन जी लेस देन 0, तो इसमें बताओ मैम केसी इज ग्रेटर देन, हाँ केसी इज ग्रेटर देन केपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, टेम्परेचर मेरा ये ग्रेटर देन 12 केल्विन था ना, ठीक है। अब लेस देन 12 केल्विन यानी कि टेम्परेचर इज लेस देन -261 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये हम जब जनरली जब भी तुम वैसे नॉर्मली पढ़ते आ रहे होगे, तो नॉर्मली ना हम यही वाला केस देखते हैं कि हम ये वाली चीज़ें याद रखने को बोलते हैं कि ये वाली चीज़ें कर लो। क्यों? क्योंकि जो हमारे टेम्परेचर होता है जनरली क्वेश्चंस में जो दिया होता है वो 12 केल्विन से बड़ा ही दिया होगा, क्योंकि 12 केल्विन प्रैक्टिकली अचीव करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जीरो ही हमारा थ्योरेटिक टी इज इक्वल टू 0 केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 होता है। एब्सोल्यूट और वो टेम्परेचर, थ्योरेटिकल यस टेम्परेचर मैम। है, उसे हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। और 12 केल्विन भी बहुत थोड़ा है, ये जनरली रिएक्शंस में तुम्हें नहीं दिखेगा। तो जनरली जब बात करते हैं जो हम अब दिखेंगे वो वाले केसेस होते हैं, वो वाले ही फॉलो होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लेस देन 12 केल्विन शायद ना दिखे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये केसेस कहाँ से आ रहे हैं। आ तो इसी इक्वेशन से रहे हैं, और अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू अगर हमने 12 से कम रख दी तो वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों वाला करके देखेंगे, हमें चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग बतानी चाहिए कि कहाँ से आ रही है चीज़ें। तो अगर ये है t लेस देन 12, तो अब आर टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। यस मैम, ठीक है, r इज 1/12, और अगर r लेस देन 12 केल्विन है, मान लो 11 हो गया, तो ये तो लेस देन 1 ही आएगी वैल्यू। तो आर टी की वैल्यू लेस देन 1। अब मैं डेल एन जी का देखती हूँ, डेल एन जी 0 होगा तो केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा, क्या उनको फिर से बोलो, सेम हो जाएगा ना, केपी इज इक्वल टू केसी। सेम हो जाएगा। हाँ, डेल एन जी 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 ही, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा तो केपी बड़ा हो जाएगा। मैम, हाँ बोलो। मैम केपी इज ग्रेटर, मैम केपी इज ग्रेटर देन केसी मैम। यस, के सी इज इक्वल टू यही है ना, के पी इज इक्वल टू, अगर डेल एन जी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा देखो, वेट, इज इक्वल टू के सी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। ये चीज़ अब एक बार फिर से देख लो, मतलब इसमें तुम क्या कर रहे हो, आर टी की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। ठीक है, 0 पॉइंट में कुछ होगी, मान लो 0.01, कुछ भी है, कुछ भी 0 पॉइंट से कर लो। और डेल एन जी की वैल्यू भी क्या है, मान लो स्क्वायर है, क्योंकि ग्रेटर देन क्या है, 0 है, स्क्वायर ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, एज इट इज ले लो। ठीक है, अब मैं इसको केसी को मल्टीप्लाई करूंगी किसी 1 से छोटी वाली वैल्यू से, तो ये ओवरऑल वैल्यू केसी से बड़ी आएगी या छोटी आएगी, छोटी आएगी ना। खुश हो, तुम्हें समझ आ रही है चीज, मैम यस मैम, यस मैम। छोटी आएगी ना। तो ये रिलेशन सही है या नहीं है, केपी छोटा होगा ना केसी से। यस मैम, कॉस्ट टेम्परेचर, यस मैम, ठीक है, बहुत कम है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात मत देखो, सिर्फ मैथमेटिकली देखो। देखो मान लो 6 है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 0.5, क्या आएगा आंसर, मैम 3, 0.33, 0.3 ही सॉरी 3 आएगा। ठीक है, तो यस मैम, अब जो मेरी वैल्यू आई 6 से छोटी आई ना, मान लो 6 क्या था, केसी था, तो केपी मेरा क्या आया, 3 आया। जब मैंने वैल्यू किया 1 से छोटी मल्टीप्लाई करी इसके साथ, ही तो मैथ्स है, ये तो होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए था। ठीक यस है, मैम, तो अगर यस मैं मैम। 0 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगी अपनी, सॉरी 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगी अपनी, तो क्या होगा, ये 1 से छोटी वैल्यू यही होगी,
मतलब 1 से छोटी वैल्यू कुछ भी, 0.0 पॉइंट में कुछ भी, तो मेरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, जो फाइनल आएगा वो छोटा आएगा इस वाली वैल्यू से, तो इस वजह से मेरा केपी क्या होगा, छोटा होगा केसी से। ठीक है, यस यस मैम। डेल एन जी लेस देन 1 लेस देन 0 सॉरी, तो केपी बड़ा हो जाएगा केसी से। ठीक है, यस चलो तो ये यस मैम। इस चीज, इस पे तो एकदम एक्सपर्ट बन के रहो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, N2 gaseous plus 3H2 gaseous, 2 ammonia gaseous। हमें Kc की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻2 और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट Kp at 227 डिग्री सेल्सियस। R है वही दिया हुआ है हमें 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो निकाल के दिखाओ Kp की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पहले तो ये बताओ। डेल एन RTL डेल एन RT ln डेल जी। डेल एन जी की वैल्यू क्या है, -2 -2। हाँ तो अब पुट कर दो इसमें सब कुछ। Kc क्या है 10⁻², R है 0.0 1/12 इंटू टेम्परेचर क्या होगा, ये 500 आएगा। 500 टेम्परेचर किसमें पुट करना है, केल्विन में। यस ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना। और -2 है तो इसको नीचे ले जा सकते हो कभी, -2 सॉल्व करने में। यस 10⁻², यस मैम। 0.0821 इंटू 500 और इसका स्क्वायर। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू किसकी होगी, केपी की। ठीक है, यस मैम। चलो ये सॉल्व कर लेना फाइनली, ठीक है, बाद में मतलब घर पे क्लास के बाद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। चलो X से गैशियस है और Y भी गैशियस है। Kp कैसे लिख सकते हैं इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर Y, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर X। के X कैसे लिख सकते हैं इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज टू पावर Y एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज टू पावर X। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, Pa कैसे लिखेंगे, Na/V RT। ठीक है, पार्शियल जी प्रेशर मैम। ऑफ B कैसे लिखेंगे, Nb/V RT। और अगर मुझे टोटल प्रेशर लिखना हो, P टोटल, जिसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ, ठीक है, बाकी P ही शो कर लो, P इज P टोटल। इसमें क्या लिखूंगी, N टोटल बाय V RT। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं PA और PB में यहाँ पे क्या वैल्यूज रिप्लेस कर सकती हूँ, NA NB इसकी। ठीक है, तो मैं एक बार देखो PA बाय P टोटल निकालती हूँ जरा। PA बाय P टोटल विल बी NA बाय N total, PB by यस P मैम। total will be NB by N total। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, यही है X है और यही क्या है XB। ठीक है, चलो अब हम इसमें ज़रा पुट कर देते हैं चीज़ें। तो PA इज इक्वल टू XA P टोटल, PB इज इक्वल टू XB P टोटल। यहाँ पे चलो लिख लो उधर P टोटल, क्योंकि मैंने हर जगह लिख दिया है। ये चीज़ समझ आ रही है क्या था, एक यस सेकेंड रुको। मैम। XA XB,
पी ए बाई पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल, और पी बी बाई पी टोटल इज इक्वल टू एक्स पी, तो पी बी इज इक्वल टू एक्स पी पी टोटल। ठीक है, अब बस क्या है, पी ए की वैल्यू को और पी बी की वैल्यू को क्या इस इक्वेशन में जाके रिप्लेस कर देते हैं। तो के बी, पी बी क्या था हमारा, एक्स पी पी टोटल, पावर बाय, हाँ पावर बाय, और ये क्या एक्स ए पी टोटल पावर एक्स, तो एक्स पी रेज टू पावर वाई, एक्स ए रेज टू पावर एक्स, पी टोटल की पावर क्या होगी, y minus x बाय वाई माइनस एक्स, एंड माइनस वो एक्चुअली किसके इक्वल है, डेल एन यस जी। वो डेल एन जी के इक्वल है। yes तो पी टोटल इज इक्वल टू डेल एन रेज टू पावर डेल एन जी। ठीक है, ये क्या है बोलो, मोल फ्रैक्शन रेज टू पावर वाई, मैम मैम के एक्स हाँ दिस इज के एक्स। तो फाइनली क्या मिल गया मुझे, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टोटल डेल रेज टू एन पावर जी। डेल एन जी। yes आगे रिलेशन, yes sir यस मैम। तो पी टोटल को फाइनली पी में रिप्लेस कर दो, इजी रहेगा बार बार लिखना। तो के पी इज इक्वल टू के एक्स पी रेज टू पावर डेल एन जी। yes ठीक है, बस ये क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज़ लिख लो उसमें, जो हाईलाइट करके लिख लो, के पी एंड के सी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के पी और के सी किसके साथ चेंज होंगे, बस टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे और किसी के साथ चेंज नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो। कभी बोलो क्या क्या इसमें के पी के फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन आ रहा है, क्या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, के सी के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आ रही है या प्रेशर आ रहा है, तो वो किसी पे कंसंट्रेशन प्रेशर मोल फ्रैक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो बस किसी पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब सिमिलरली अब यहाँ पे कर लेते हैं, डेल एन जी अगर जीरो होगा तो के पी और के एक्स का क्या रिलेशन होगा, और डेल एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो के पी इज नॉट इक्वल टू के एक्स। बाकी हम आगे नहीं जाएंगे, बस ये के पी इज इक्वल टू के एक्स और के पी इज नॉट इक्वल टू के एस। ठीक है, yes sir अब यस देखो, मैम। अब देखो, हाँ अब एक चीज़ करते हैं, हमने के पी और के सी के बारे में तो देख लिया कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखो के पी है, के एक्स है और पी रेज टू पावर डेल एन जी है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर चेंज किया, ये जो पी टोटल है ना, ये yes sir मैंने प्रेशर चेंज किया। तो प्रेशर चेंज किया, प्रेशर का चेंज करने का केपी पे कोई रिलेशन होगा, yes sir नहीं होगा। अभी तो अभी यस मैम मना चेंज किया, अभी तो मना किया, पर केपी अच्छा और किसी इस पे बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। yes sir ठीक है, तो यस अगर मैम। यस मैम। प्रेशर बदला तो यानी कि केपी पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, केपी की वैल्यू जो प्रेशर चेंज करने से पहले थी वही प्रेशर चेंज करने के बाद होगी। ठीक है, लेकिन ये इक्वल, ये वैल्यू सेम कब रहेगी, मैंने प्रेशर बदल दिया तो ये वैल्यू सेम करने के लिए इस इक्वेशन में क्या चेंज होना पड़ेगा, कि एक्स की वैल्यू को चेंज होना पड़ेगा, yes है ना। मान लो yes ये वैल्यू मैंने बढ़ाई है तो इस वैल्यू को थोड़ा कम होना पड़ेगा, जिससे yes अब जो हो केपी मेरा कांस्टेंट ही बना रहे। yes sir यस मैम। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, yes के एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, एज प्रेशर चेंज के एक्स चेंजेस। ठीक है, टू कीप, ये भी लिख लो, के पी कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन से दिख रहा है कि के पी कॉन्स्टेंट के लिए है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, के पी और के सी तो डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे बस, और किसी पे नहीं डिपेंड करेंगे, लेकिन हमारा जो के एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, yes sir के पी किसी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन के एक्स प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जी ठीक है, मैम। yes sir इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे 2 यस बार क्वेश्चन मैम। आया है जेई में, नीट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, और छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी इक्वेशन से आंसर आ रहा है, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो क्या सॉल्व कर दोगे। ठीक है, yes sir चलो ठीक है, तो इतना अभी तक जो पढ़ा है ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम फिर नया टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ की चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम आगे मूव करेंगे। यस मैम क्लियर है। चलो ओके।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको थोड़ा संभल के पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles dissociated out of each mole of reactant। तो क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एक मोल में से जितने मोल्स डिसोसिएट हुए वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। ये बात बहुत याद रखने वाली है कि एक मोल में से जितने डिसोसिएट हुए होंगे। ठीक है, अभी हम जब देखेंगे और थोड़ा तो पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ DOD का, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो इससे ईच मोल का ही आएगी वैल्यू, बोलो ईच मोल की आएगी या नहीं आएगी? मैम मतलब एक जैसे मान लो, जैसे यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं, मान लो 2 है, 2 से बन रहा है कुछ भी, 3 बन रहा है, कोई एक चीज 2 है, जैसे मान लो A गिविंग B है, इस 2A से 3B बन रहे हैं, तो अगर मुझे एक A से निकालना हो कितने भी बन रहे होंगे तो क्या होगा, 3/2। 3/2। यस मैम। ठीक है, तो अब ये एक के लिए वैल्यू कहाँ से आई, मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, जितने A से बनने चाहिए थे उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया। तो एक तरीके से यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन के नंबर ऑफ मोल्स। यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक की ही वैल्यू होगी, ईच मोल। एक मोल में से यस कितना मैम। होगा। ठीक है, ये मैथ्स की ही चीज है। ठीक है, दिक्कत हो तो फिर भी पूछ लेना, बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीज तब भी उस क्वेश्चन से भी क्लियर होगी, तो टेंशन मत लो। तो अब देखो, अब एक टेबल टाइप बना लेते हैं कुछ, मोल्स टेकन, मोल्स डिसोसिएटेड, एंड DOD। मान लो मोल्स टेकन है 1 और उसमें से मोल्स डिसोसिएटेड है x, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मैम 1 - x। नो सॉरी मैम, x/1 x होगा। x। 1 - Yes, x ma'am. तो जितना बचा अनडिसोसिएटेड होगा, है ना। Yes मैम। x डिसोसिएट हुआ तो ये x है और ये है भी 1। अगर मैं मान लूँ, क्या लूँ मैं, 1 लूँ और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इज 2x, तो DOD कितना होगा? 2x। हाँ 2x होगा, गुड। अगर अब मैंने 2 लिया और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड लिए x, अब क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बोलो क्या मुकुल? x/2। यस, x/2 होगा, क्योंकि ये x कितने में से डिसोसिएटेड है, 2 में से, और हमें चाहिए कितने में से, 1 में से। तो x हमें 2 में कितना डिसोसिएटेड है, x 2 में। ठीक है, 1 का निकालना हो तो x/2 कर देंगे। ठीक है, कुछ ठीक है। यस मैम। यस मैम। 2 है और 2x कितना होगा? x। यस। 9 है और इसमें से x डिसोसिएट हुआ तो कितना होगा DOD? x/9। यस। और अगर 9 है और 9x डिसोसिएट हुआ तो x। ठीक है, अब ये 1 मोल वाली तो चीज समझ आ गई ना, कि एक में से ही हमें जो मिलेगी वैल्यू, एक में से जितना डिसोसिएट हुआ उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। हमें नहीं फर्क पड़ता हमने स्टार्टिंग में कितने लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ एक में से जो वैल्यू होगी वही होने वाली है। ठीक है, यस मैम। एग्जाम्पल देखते हैं। 2A gaseous गिविंग 3B gaseous प्लस C gaseous, एक क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, लिख लो। एट स्टार्टिंग
3 moles of A are taken. If degree of dissociation is X, calculate total number of moles at equilibrium. Try करो ये, calculate total number of moles at equilibrium निकालना है. Full stop. कुछ आइडिया है कैसे कर सकते हो, या मैं बताऊं पहले से, या ट्राई करना चाहते हो पहले? हम ए का 3 मोल्स है तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो हम उसको इनटू करके आगे बढ़ेंगे या फिर बस मोल्स को कंसीडर करेंगे? चलो देखते हैं, बताती हूँ मैं. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? दो. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, लिखा है. हाँ x की टर्म्स में आंसर बता ओके. दो. ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है 2 3 1. ठीक है, Yes, तो ये तो हो गया. ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया. अब मैं एट t = 0 की बात करूँ तो कितने मोल्स लिए इनिशियली? 3. इसके कोई मोल्स नहीं है इनके. ठीक है, yes, t = इक्विलिब्रियम तक वो कुछ डिसोसिएट हुआ. कितना हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x. yes, ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, ये किसकी है? 1 में से कितना डिसोसिएट है? x. yes, हमारे पास कितने हैं? 3 मोल्स हैं, yes, तो 3 में से कितना डिसोसिएट होगा? 3x. हाँ 3x. मैम हाँ 3b का वैल्यू x आएगा और c का x/3. 3b का वैल्यू, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स की कोई वैल्यू आई है? बताओ. नो मैम. नहीं आई. ऐड करने हैं बस. अगर b के और c के आ गए हैं तो देख लो, मुझे फाइनल वैल्यू बता दो. तो 3 क्या है? 3 में से 3x. ये क्या नया बनेगा कितना इसमें? ठीक है, अब वो उसके लिए हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज लेना पड़ेगा. क्या 3x डिसोसिएट हुआ तो 3x से बनने कितना वाला है? ठीक है, 2 से कितना b बन रहा था? 3b. Yes, 2a से बन रहा था 3b. कितना डिसोसिएट हो रहा है? 3x. अब हमें Yes. 3x से निकालना होगा. 3x से कितना बनेगा? 3x से कितना बनेगा? 3/2 इंटू 3x. yes, sir. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9x/2. Yes, sir. ये 9x/2 बनेगा. इसकी वैल्यू बताओ c कितना बनेगा? ऐसे करके. Who is this? Amanpreet Singh. Three by 2x. कितना? 3/2 x. 3x/2. Yes. 3/2x. ठीक है, तो ये क्या आ गया एक तरीके से? ये मोल्स ही तो आ गए ना. Yes, ये मोल्स थे इनिशियल. फाइनल मोल्स ये हो गया. x के टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो क्या करूंगी? ऐड. yes, तो 3 - 3x प्लस 9x/2 प्लस 3x/2. बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी? plus 3x. 3 + 3x आएगा. खुशी आ गया था. 3 + 3x मोल्स होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इसका आंसर मैम नहीं आया था. देखो अब जो मैंने किया है वो समझ आ रहा है? बताऊं फिर से? यस मैम. यस मैम. यस ठीक मैम. है, समझ इसे गई. शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो? देखो, जैसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितने हैं? 2 3b. जैसे क्या है? 2a गिविंग 3b प्लस c. ये है, तो 2 है 3 है 1 है. अब हमें एक से ही रिलेशन निकालना है बेसिकली. अगर मान लो मैं इसे एक लेती, क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड में ये करते हैं ना, पहले एक से निकालते हैं फिर जितने के लिए निकालने से इंटू कर देते हैं. तो मैं इसको Yes, एक, ma'am. अगर ये 1 है तो ये कितनी वैल्यू होगी? 3/2. और ये कितनी होगी? 1/2.
ये कितना डिसोसिएट हुआ था अभी हमने देखा था 3x हुआ था इसका डिसोसिएशन। जी मैम 3x हुआ था ना, 3 - 3x यानी कि 3x जो रिएक्ट कर गया a का, ठीक है। यस मैम तो 3x जब 1 रिएक्ट कर रहा था तब कितना बन रहा था 3/2 भी बन रहा था। जब 3x रिएक्ट कर रहा है तो कितना बनेगा 3/2 × 3x। और जब 1 रिएक्ट कर रहा था तो c बन रहा था हाफ, और जब 3x रिएक्ट करेगा तो c कितना बनेगा 1/2 × 3x। यस मैम ये चीज समझ आ रही है? देखो वैल्यूज तो वही आ रही है 9x/2 और 3x/2। ये एक तरीके से बस सेकंड मेथड है कि अगर डायरेक्टली सीधे सीधे करना चाहो कि स्टोइचियोमेट्रिक का, जैसे जो यूनिटरी मेथड हम बारी बारी से लगा रहे थे यहाँ पे, एक बार इस पे लगाया, एक बार इस पे लगाया, फिर एक बार सी के लिए लगाते। अब हमने पहले ही स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्या 2 से 3 बन रहा है बी, 2 से 1 बन रहा है बी, तो 1 के लिए निकाल देते हैं। अगर 1 ए लेंगे तो 3/2 बनेगा बी, सी बनेगा 1/2। और अगर जब 3x जब डिसोसिएट हो गया इसका, 3x जब रिएक्ट कर गया तो 3x से कितना बनेगा तो इंटू कर देंगे, यस मैम ठीक है। फिर इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे टोटल मोल्स, यस ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस में लाओ तो काफ़ी बार जब क्वेश्चंस में चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेंगी तो हेल्प होंगी। और ये चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब तुम प्रैक्टिस में करोगे, जब क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। मैम ये डिसोसिएशन सिर्फ सॉल्ट्स में होगा? क्या डिसोसिएशन सिर्फ सॉल्ट्स में होगा ये रिएक्शन सिर्फ सॉल्ट्स में होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब उन्हें वाटर में डालेंगे ऐसे कुछ? नहीं नहीं, अभी देखो हमने किसका, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए पीछे, N2 + H2 का दिया, यस मैम ठीक है। N2 कोई वो है, N2 नो कोई मैम वो solvent तो समझ गया रिवर्सिबल, बट ये जो डिसोसिएशन होगा जैसे सॉल्यूशंस के एंड में पढ़ते हैं कि सोल्यूशन। आयंस में टूट जाते हैं और देखो ऐसा, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड्स टूटते हैं, यस बॉन्ड्स तो टूटते हैं ना, तो यस वही है। मान लो हमने डिसोसिएट हो गया, बेसिकली वही है, क्या वो रिएक्ट कर गया उतना। मान लो जरूरी तो नहीं है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, क्या जो यस रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूम नहीं होते रिवर्सिबल रिएक्शन में, यस है ना। तो हमने इनिशियली कितने मोल्स लिए, ए के यहाँ पे 3। अब सारे के सारे 3 तो रिएक्ट कर नहीं जाएंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। कितना रिएक्ट यस किया इक्विलिब्रियम तक, 3x पार्ट 3 का रिएक्ट कर गया, यस ठीक है। तो इस वजह से हमने 3x माइनस किया, और अब 3x रिएक्ट करा, तो जब ये 2 रिएक्ट कर रहा था तो 3 बन रहा था, 3x रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा वो हमने ऐसे निकाल लिया, यस ठीक है। तो ये चीज थी डिसोसिएशन, मतलब उतना पार्ट रिएक्ट कर गया उसका, ओके ठीक है। यस चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2A गैशियस, ये लिख लो, ये कल ट्राई करके लाना और मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। 4C गैशियस + 5D गैशियस। Initially 3 moles of A and 2 moles of B are taken if 30% of A is dissociated till equilibrium, calculate total moles at equilibrium। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करके लाना। लिख लिया? यस नाउ आई विल एंड दिस मीटिंग, ठीक है। पढ़ के आना, कोई डाउट्स हो तो कल पूछ लेना और ये क्वेश्चन ट्राई करके लाना। चलो यस थैंक यू मैम ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।